So now, after completing and understanding the 4 scientific principles given by F.W. Taylor, now let's move on to some techniques of scientific principles given by F.W. Taylor. So the first one is functional foremanship. Okay, so what is functional foremanship? Let's understand this. This concentrates on improving द परफॉर्मेंस ऑफ फैक्ट्री सेटअप. तो फैक्ट्री का जो सेटअप होता है उसको इम्प्रूव करने में बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेट करता है. फंक्शनल फोरमैनशिप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है कि कैसे हम लोग अपनी फैक्ट्री के परफॉर्मेंस के सेटअप को इम्प्रूव कर सकें. ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट सेज दैट परफॉर्मेंस सॉरी फोरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर. तो फोरमैन का मतलब अगर जाने हम लोग तो क्या है, वो होता है एक लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर होता है एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर. तो फोरमैन एक लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर है एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है. डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्कर. आई होप अभी तक सारे वीडियोस में WM इतनी बार यूज हो चुका है तो समझ में आ गया होगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट सेज दैट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. तो जो हमने F.W. टेलर ने जो दिया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जो हमने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में आई गेस कवर किया था इसको, तो उसमें था कि जो भी वर्क है हमें उसको लोगों के बीच में डिवाइड कर देना चाहिए उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग. राइट. तो फंक्शनल फोरमैनशिप भी यही कहता है. ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन है. इसमें भी डिवीजन ऑफ वर्क होता है. अब हम लोग आगे देखेंगे कि वो कैसे होता है. लास्ट पॉइंट सेज दैट वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है. कैसे? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि किसी एक सबऑर्डिनेट का या एक एम्प्लॉय का कोई एक ही सुपीरियर होना चाहिए. वन एम्प्लॉय वन बॉस, ये उसका मोटिव था यूनिटी ऑफ कमांड का. राइट. तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें एक एम्प्लॉय के यानी एक सबऑर्डिनेट के एक से ज्यादा बॉस हैं. वो हम लोग देखेंगे अभी आगे. This concept is extended to the lowest level of the shop floor. तो ये जो functional foremanship है ये basically shop फ्लोर तक एक्सटेंडेड है. मतलब एकदम डाउन जो लेवल होता है ना कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो वहां तक बेसिकली एक्सटेंडेड है ये. टेलर फैक्ट्री में डिवीजन किया उन्होंने. ठीक है. इनटू 2 डिपार्टमेंट. तो टेलर ने फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो बेसिकली वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक प्लानिंग है और दूसरा प्रोडक्शन वाला है. ठीक. सो बेसिकली ये जो प्लानिंग वाला है इसमें ये 4 बॉस हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 बॉस हैं. तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड तो वायलेट हो गया, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि 1 एम्प्लॉय 1 बॉस होना चाहिए, और यहाँ पे तो 8 बॉस हैं. तो अब देख लो भाई, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो गया. और यहाँ पे ये डिवीजन ऑफ वर्क कैसे हो रहा है? क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम के हिसाब से चीजों को बांटा गया है और उसी हिसाब से उस काम के अलग अलग बॉस बनाए गए हैं. राइट. तो यहाँ पे काम को बांटा गया, तो यूनिटी और डिवीजन ऑफ वर्क को यहाँ पे उसका एक्सटेंडेड वर्जन है फंक्शनल फोरमैनशिप. ठीक है. ये एक टाइप ऑफ टेक्निक है ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल. अब इन सबको समझते हैं हम लोग एक एक करके. अब जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें ये जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है ये क्या कहता है? ड्राफ्टिंग एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स. नाम में ही तुम लोग को जवाब छिपा हुआ है. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क मतलब कि ये इंस्ट्रक्शंस को बनाता है और देता है वर्कर्स को. सिंपल, काम खत्म. रूट क्लर्क कभी भी ये डिटेल में लिखने को नहीं आएगा तुम लोग को. या तो ये पूरा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल पूछ सकता है, या फिर अगर स्पेशली फंक्शनल फोरमैनशिप को ही केवल पूछे तो ये सारी चीजें लिख के प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऐसे अभी मैंने ऐसे बनाया है, तुम लोग और अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हो. फ्लो चार्ट बना के एक तरफ प्लानिंग एक तरफ प्रोडक्शन, और फिर उसमें भी और अगर फर्दर वो क्या कहते हैं चार्ट, फ्लो चार्ट बना के अगर समझाना चाहोगे तो भी सही है. अगर 1 लाइनर में भी एक्सप्लेन करो तो मार्क्स नहीं घटेंगे, क्योंकि इसमें आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते. राइट. ये 1 वर्ड में ही आप इसको डिफाइन कर सकते हो. बहुत हो सकता है तो आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो. ठीक. दूसरा है रूट क्लर्क, जो कि कहता है स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन. मैंने क्या बोला था कि जो लिखा है उसी में तुम्हारा आंसर भी छुपा है. तो रूट क्लर्क मतलब कि ये रूट स्पेसिफाई करेगा प्रोडक्शन के. ठीक. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्रिपेयरिंग टाइम एंड कॉस्ट शीट. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम और कॉस्ट शीट बनाता है. डिसिप्लिनेरियन इंश्योरिंग डिसिप्लिन. नाम में ही जवाब छुपा है, याद रखना. अब जो प्रोडक्शन वाला है इसमें क्या कहता है? जैसे इसमें जो 4 बॉस हैं बेसिकली, फर्स्ट वन इज स्पीड बॉस, टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब. तो ये जो बॉस है स्पीड बॉस, ये देखता बेसिकली ये टाइम को देखता है कि कितना टाइम लग रहा है एक्यूरेट किसी भी काम को कंप्लीट होने में. ठीक है. स्पीड देखता है बेसिकली. दूसरा है गैंग बॉस, कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स. ये थोड़ा सा अलग है, ये नाम से नहीं समझ में आएगा तो इसको समझ लो. कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स. सॉरी. तो यहाँ पे गैंग बॉस क्या करता है कि जब भी ऑपरेशंस होने वाले होते हैं या प्रोडक्शन हो रहा है बेसिकली, तो उसमें जो भी मशीन्स या टूल्स लगने वाले हैं उसको रेडी करके रखता है. कौन? गैंग बॉस. थर्ड कौन सा है? रिपेयर बॉस है, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ M&T.
MNT मतलब मशीन्स एंड टूल्स, जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। सो रिपेयर बॉस टॉक्स अबाउट और सेज अबाउट दैट इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ मशीन्स एंड टूल, मतलब रिपेयर से समझ में आ रहा है ना कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में चीजें होनी चाहिए, मशीन्स एंड टूल्स। इंस्पेक्टर इज फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड आउटपुट। तो इंस्पेक्टर क्या करता है, वो जो भी वर्क है या जो भी आउटपुट है उसकी क्वालिटी को चेक करता है। सो आई होप कि प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो FW टेलर ने फैक्ट्री को डिवाइड किया था इन दोनों पार्ट्स में, फिर उसमें बाकी जो बॉस थे या फिर मतलब एक से ज्यादा जो है सुपीरियर है, तो वो वाला फंडा भी समझ में आ गया होगा और ये सारे पॉइंट्स भी अब क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं और समझते हैं और बाकी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। So now let's continue with the further scientific techniques given by FW Taylor. These are, तो जो सेकंड नंबर पे है ना वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्डाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का अगर हम लोग मतलब समझे यहाँ पे, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब कि जो भी बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना, हर एक बिजनेस ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड मतलब जो भी हम लोग उसमें प्रोडक्शन के फेज में हम लोग जो भी इंपोर्ट या रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे होंगे वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि हमारा जो आउटपुट भी आए वो भी स्टैंडर्ड हो ना, एक क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी हम लोग दे पाए अपने कस्टमर को, ये चीज होता है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब अच्छे गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करना प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, means eliminating unnecessary diversity of products and superfluous varieties, sizes and dimensions of product. सिंप्लीफिकेशन मतलब किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करना, आसान बनाना, राइट। ये नहीं कि अगर किसी कोई काम करना है तो उसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हों, नहीं। अगर हम लोग प्रोडक्शन कर भी रहे हैं तो हम लोग मतलब सिंप्लीफाई करेंगे ना चीजों को, मतलब कुछ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। कई सारे डाइवर्सिटी, कई सारे रेंज में या कई सारे मतलब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स वो ना करना, सिंप्लीफिकेशन। सुपरफ्लूअस वैरायटीज, साइजेस एंड डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं निकालना, राइट। मतलब कि जैसे मान लो कि जो भी चीज का तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, सिंपल वे में समझते हैं, आई थिंक थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया होगा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन को समझने में, कि बेसिकली हमें चीजों को सिंपल रखना है, उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है सिंप्लीफिकेशन में। मतलब कि हम जैसे कि कोई जैसे मान लो GST के एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। पहले अलग अलग तरीके के टैक्सेस थे तो प्रॉब्लम होता था, फिर उसको सिंप्लीफाई करके एक GST बना दिया गया, राइट। वैसे ही हम लोग अलग अलग चीजों को ना करके, अलग अलग प्रोडक्ट्स ना करके, एक ही प्रोडक्ट में अगर हम लोग उसकी क्वालिटीज डाल सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा, राइट। उस मतलब यहाँ पे जैसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क दिया है तो वही की वर्क को सिंप्लीफाई जितना आसान कर सकें उस हिसाब से करें। तो यहाँ पे ये कि हम ये नहीं कि किसी चीज की हम लोग 72 जो है हम लोग वो कर रहे हो, बेसिकली कई अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स से अननेसेसरी हमें डाइवर्सिटी उसमें नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग अननेसेसरी डाइवर्सिटी किए हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं और लोग अगर खरीदेंगे नहीं तो उसका क्या फायदा, राइट, ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे सुपरफ्लूअस वैरायटीज, साइजेस एंड डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए, राइट। अब जैसे मान लो कोई भी चीज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका मिनिएचर फिर इतना ऐसे ऐसे करके, मतलब जैसे साइज उसका धीरे धीरे करके बढ़ाते गए हम लोग, तो वो नहीं करना चाहिए, हमें चीजों को सिंप्लीफाई करके रखना चाहिए, ये वाला टेक्निक कहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो कार्ड हो गया, अगर हम लोग को मेट्रो से हमें पता है कि हमें डेली ट्रेवल करना है तो क्यों हम अपना चीज़ों को लाइक वर्कलोड बढ़ाएं कि हम लोग रोज जो है टोकन लें, पैसा दें, टोकन लें, ये वाला काम करें। सीधे कुछ अमाउंट पैसा इन्वेस्ट करो और सीधे मेट्रो कार्ड ही ले लो, राइट। तो वो सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे काम, है ना। फिर जैसे ATM कार्ड ये है, पैसा निकालना है तो बार बार बैंक जाना है, बार बार उसी सेम प्रोसेस के थ्रू, तो वो क्यों करना, सीधे ATM कार्ड ले लो, ATM मशीन से स्वाइप करके अपना जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू पैसा निकाल लो। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरी डायमेंशन, साइज, वैरायटी नहीं बनानी है हमें, ठीक है। जो थर्ड वाला टेक्निक है वो वर्क स्टडी टेक्निक है। ये इसमें बेसिकली 4 तरीके के स्टडीज हम लोग देखने को मिलेगा हम लोग को, ठीक है। जैसे कि ये पहला वाला है मेथड स्टडी। इट इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग अ जॉब एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन। ये जो मेथड स्टडी है इसमें हम एनालाइज करते हैं कि कितने तरीके के मेथड्स हैं जिनसे हम लोग उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम लोग हर एक मेथड को एनालाइज कर लिए, जैसे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मैथमेटिक्स में एग्जांपल लेते हैं तो उसका अलग अलग तरीका होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में होता है, एक मीडियम वाला होता है, मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हर एक तरीके को हम लोग एनालाइज करेंगे और उसमें से जो भी बेस्ट हमें लगेगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मेथड स्टडी कहता है।
अब इसमें जो और पॉइंट्स हैं वो क्या है कि इट इज यूज्ड इन डिवाइसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी साइंटिफिक टेक्निक जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने दी है किसमें असेंबली लाइन के बारे में बात हुई है, तो वो मेथड स्टडी होता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि अवॉइड्स रूल ऑफ थंब, यहाँ पे सॉरी मैंने पी लिख दिया है, यहाँ पे बी होगा, ठीक है, इसको हम लोग सही कर देंगे बाद में, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। सो इट अवॉइड्स रूल ऑफ थंब अप्रोच एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। तो इसमें रूल ऑफ थंब अप्रोच, क्योंकि जो साइंस पहला वाला हमने पढ़ा था दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो उसमें हम लोग क्या बात करते थे कि इसमें वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एनीथिंग, राइट, कोई एक तरीका हम लोग ढूंढते थे किसी भी काम को करने का, और इसमें है कि जितने भी तरीके हैं हम लोग सबको एनालाइज करके देख रहे हैं और फिर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे रूल ऑफ थंब अप्रोच जो है उसको अवॉइड करता है, और ये जो मेथड स्टडी है ये हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग हर एक मेथड को जब एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा अपने हिसाब से कि मतलब हम लोग कौन सा हमारे लिए सूटेबल है उस हिसाब से, तो जो ज्यादा सूटेबल होगा उसको चूज करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला इसमें दिया है दैट इज मोशन स्टडी डिटरमाइंस द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव जॉब मूवमेंट्स। तो ऐसा कौन सा साइंटिफिक टेक्निक है एफडब्ल्यू टेलर द्वारा दिया गया जिसमें कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव जो भी मूवमेंट्स हैं, जॉब मूवमेंट्स हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है, तो वो मोशन स्टडी है। बेसिकली मोशन मतलब कि मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो इसमें जो भी प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होते हैं, प्रोडक्टिव मूवमेंट्स वो हो गया कि किसी भी काम जो भी हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ तो मूवमेंट, कोई तो मोशन करना पड़ेगा, जैसे प्रोडक्शन का ही हो रहा है तो उसमें हमें मूवमेंट चाहिए, राइट। तो उसमें जो प्रोडक्टिव वाला है हम लोग केवल उसी को रखें और जो अनप्रोडक्टिव काम है उसको ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें एक दीवार खड़ी करनी है, ठीक है, हमें उसके लिए सबसे पहले ईंट को ले जाके एक जगह पे रखना होगा। तो जब एक जगह से दूसरी जगह हम ईंट लेकर जा रहे हैं तो मान लो कि हमारे पास 10 लेबर हैं, ठीक, और हमारे पास बेसिकली 1000 ऑफ जो है ईंट, मतलब जो होता है जिससे कि दीवार खड़ी करते हैं हम लोग, बेसिकली ब्रिक्स, राइट, इंग्लिश में हम लोग ब्रिक्स कहते हैं उसको। तो वो अगर एक एक लेबर 10 लेबर हैं और अगर वो एक एक ईंट को लेकर जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह पे तो वो काफी टाइम ले लेगा, राइट, वो मूवमेंट, तो वो एक अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो गया। अब जैसे कि हम लोग कभी भी कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क सभी लोग देखा होगा, तो अगर लेबर कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करते हैं तो वो बल्क में करते हैं, वो अपने सर पे ऐसे 4-5 जो ईंट होता है वो एक साथ लेकर जाते हैं, तो वो एक प्रोडक्टिव मूवमेंट हो गया। तो इसी के बारे में ये बात करता है मोशन स्टडी। ये हेल्प करता है हमें ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्टिव और कौन सा अनप्रोडक्टिव जॉब मूवमेंट है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इट एम्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब बाय एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी मोशन। तो जब हम लोग ये डिटरमाइन कर लिए प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव जॉब मूवमेंट्स, तो उसमें से जो प्रोडक्टिव वाला होगा हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, अनप्रोडक्टिव वाले को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टाइम स्टडी को समझते हैं। ये बात करता है लाइक इट फिक्सेस द स्टैंडर्ड टाइम साइंटिफिकली फॉर रीजनेबल स्किल वर्कर्स। तो हमारे पास जो किसी काम को करने के लिए जो भी स्किल वर्कर्स हैं उनके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं साइंटिफिकली, वो भी ठीक है, जैसे कि स्टॉप वॉच का यूज करना, ठीक है, या फिर वॉच जब वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वॉच में टाइम देखना, नोटपैड लेके चलना और उसमें नोट डाउन करना कि किस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है बेसिकली। तो ये कुछ साइंटिफिक तरीके हैं जिनके हेल्प से हम लोग फिक्स कर सकते हैं एक साइंटिफिक टाइम जिसमें कि वो जो भी वर्कर्स हैं वो काम कर सकते हैं। It determines the standard time required to perform a job for setting up the targets, framing incentive schemes and determining labor cost। तो हमें क्यों ये पता लगाना है कि किसी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए, राइट, ये हमें क्यों पता करना है? ये हमें इसलिए पता करना है ताकि हम लोग सेटिंग अप द टारगेट्स, हम लोग देख सके कि हमारा टारगेट कितने टाइम में अचीव हो सकता है, ठीक। फिर हम लोग इंसेंटिव स्कीम्स को फ्रेम कर सकें, हम लोग डिटरमाइन कर सकें कि कितना लेबर का कॉस्ट लगेगा, क्योंकि कुछ लोग मतलब ऐसा होता है ना कि वो लेबर्स जो घंटों के हिसाब से काम करते हैं, कुछ लोग दिन के हिसाब से काम करते हैं कि अगर हमने 2 घंटा काम किया तो हम 500 रुपये लेंगे या 1000 रुपये लेंगे, इस हिसाब से। तो ये बेसिकली टाइम स्टडी होता है कि किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो स्टैंडर्ड टाइम को पता करना, वो भी साइंटिफिक तरीके से। ये टाइम स्टडी में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। फटीग स्टडी की अगर हम लोग बात करते हैं, फटीग मतलब थकान, कोई कैसे मतलब फटीग मतलब थकान, समझ गए। फटीग स्टडी में क्या बात होती है कि बेसिक इसमें देखते हैं, अच्छा पहले हम ये जो लाइंस लिखे हैं इसको पढ़ के बताते हैं फिर बताएंगे। डिटरमाइंस द नंबर, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। फटीग स्टडी में चूंकि फटीग क्या है, थकान से रिलेटेड है, तो इसमें ये देखा जाता है कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो वो कितने देर तक काम कर सकता है कंटिन्यूअसली बिना थके, और जब वो थक जाता है तो हमें उसे जब रेस्ट देना होगा तो उसे हमें कितने इंटरवल मतलब कितने देर का हमें उसको रेस्ट देना है ताकि वो दोबारा
जो उसकी थकान है वो मिट जाए और वो रिकवर हो जाए उससे, और वो आगे और अच्छे से काम कर सके। क्योंकि अगर आप थके हुए हो और आप किसी काम को करते जाओ तो आपको लगेगा कि आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपकी थकान तो और बढ़ जाएगी और वो काम भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो इसलिए फटीग स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही इसने बोला है कि ये नंबर कि कितने देर नंबर मतलब कितनी बार रेस्ट इंटरवल्स चाहिए पूरे दिन भर में। अगर बेसिकली 8 घंटा 12 घंटा अगर कोई लेबर काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, तो उसको उस 12 घंटे में कितने टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको रेस्ट इंटरवल्स चाहिए। मान लो 12 घंटा अगर वो काम कर रहा है तो उसको 4 बार रेस्ट इंटरवल्स चाहिए होगा। अच्छा चाहिए भी तो कितने ड्यूरेशन का, मान लो 15 मिनट्स रख लिए। उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल राइट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि रेस्ट इंटरवल्स हेल्प द वर्कर्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू कंटिन्यूअस वर्क। तो वही जो अभी मैंने पहले बोला, समझाया कि जो ये रेस्ट इंटरवल है, बीच बीच में काम से ब्रेक लेना, वो उन्हें उनकी एनर्जी को वापस से रीगेन करने में हेल्प करता है जो उन्होंने खो दिया था कंटिन्यूअसली काम करते करते। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंट, रिजेक्शन एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस। वही मैंने बोला अभी इसके पहले समझाया था कि अगर रेस्ट नहीं लोगे और एनर्जी एकदम खत्म हो गई तुम्हारी बॉडी में, फिर भी काम कर रहे हो तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर आपका माइंड एकदम थका हुआ और आप फिर भी जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको लगेगा कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जा रहा है बट आपको समझ में नहीं आएगा, आप कुछ देर बाद उस चीज को भूल जाओगे, राइट। तो वैसे ही अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है बिना रेस्ट लिए, तो या तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, वो वहीं बेहोश हो जाएगा, उसका बेसिकली जो भी लाइक डिहाइड्रेशन हो सकता है, राइट, पानी की कमी। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे कि एक्सीडेंट्स हो सकता है क्योंकि थका हुआ है तो उसकी एनर्जी एकदम कम हो गई है, तो एक्सीडेंट, रिजेक्शंस या इंडस्ट्रियल सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारे थे साइंटिफिक टेक्निक्स जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था। अब लास्ट वाला बचा है, बोर्ड में स्पेस नहीं बची थी, सो अब हम लोग उसको समझते हैं, लास्ट वाला साइंटिफिक प्रिंसिपल और शार्ट। तो अब हम लोग अपना लास्ट वाला ये फटाफट से कवर करते हैं। तो ये बेसिकली लास्ट वाला है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि डिफरेंट वेज रेट्स फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। हमें एफिशिएंट का मतलब पता है कि कोई भी चीज टाइम पे हो रही है कि नहीं, यहाँ पे T स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। तो एफिशिएंट या एफिशिएंसी, अगर हम किसी वर्कर को एफिशिएंट कह रहे हैं मतलब कि वो वर्कर टाइम पे उस काम को करता होगा। और उसका जस्ट अपोजिट इनएफिशिएंट वर्कर, मतलब ऐसे वर्कर्स जो काम को समय पे नहीं करते हैं, उनको इनएफिशिएंट वर्कर्स का टैग मिलता है। तो ये वर्कर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में। दूसरा पॉइंट कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर वर्कर्स टू रीच स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का काम करता है वर्कर्स के लिए, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक पहुंच सकें। क्योंकि अगर वो अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या उससे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उस हिसाब से उनका जो वेज होता है वो भी बढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग एग्जांपल से आगे समझेंगे। अभी फिलहाल आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट कहता है इट वॉयलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जैसा कि मैंने कहा, अगर मान लो कि तुम्हें बोला गया, तुम्हें एक स्टैंडर्ड आउटपुट दिया गया प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। अगर तुमने उतना प्रोड्यूस कर लिया या उससे ज्यादा प्रोड्यूस किया तो तुम्हारा वेज तुम्हें बढ़ा के दिया जाएगा। वेज मतलब जो वर्कर्स को मिलता है ना पैसा उनके काम करने के बाद, उसको वेजेस कहते हैं, ठीक। और अगर जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट है, अगर उससे तुमने कम प्रोड्यूस किया तो तुमको कम वेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पे तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो हेनरी फ्योल ने दिया था वो तो यहाँ पे वॉयलेट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हमें इक्विटी देखने के लिए नहीं मिल रही है, राइट। किसी को ज्यादा काम करने पे, ज्यादा प्रोडक्शन करने पे ज्यादा पैसा मिलेगा और किसी को कम प्रोडक्शन करने पे कम पैसा मिल रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वॉयलेट किया जा रहा है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे वेजेस निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट इनटू वेज रेट, ठीक। इसको अभी एग्जांपल से समझोगे तो समझ जाओगे तुम लोग। मान लो कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो आपको दिया गया है वो बोला गया कि आपको 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करना ही करना है पर वर्कर पर डे, ठीक। तो अगर आप 50 यूनिट्स से कम प्रोड्यूस करते हो तो आपको ₹8 पर आउटपुट आपको वेज मिलेगी, ठीक। मतलब कि अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक आउटपुट आप प्रोड्यूस करते हो तो उसके लिए आपको 8 रुपए, और अगर आप वैसे ही 50 यूनिट्स उस प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करोगे तो जो भी 1 यूनिट प्रोड्यूस करने का पैसा होगा और जितना यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर आपने 50 किया होगा और अगर 8 मतलब 50 से मान लो कम यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपने किया 50 से कम आपने किया प्रोड्यूस और 8 रुपए उसका वेज रेट है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका एक्चुअल वेज पता चल जाएगा। अभी आगे समझते हैं। अगर आप 50 यूनिट से ज्यादा या इक्वल प्रोडक्शन करोगे तो आपको 10 रुपए के हिसाब से आपको आपका वेज मिलेगा, ठीक। अब देखो वर्कर एक्स है, उसने 40 यूनिट्स ऑफ जो है किसी भी प्रोडक्ट का 40 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो उस हिसाब से अगर 50 यूनिट से कम किया, क्योंकि यहाँ पे 50 यूनिट्स अगर आप प्रोड्यूस से कम करोगे तो 8 रुपए के हिसाब से आपका वेज बनेगा, राइट। तो इसने 40 यूनिट्स किया तो 40 जितना यूनिट्स किया, यहाँ पे लिखना एक्चुअल आउटपुट, तो आपका एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे 40 है इनटू वेज रेट। यहाँ पे 50 से कम अगर आप यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो वेज रेट 8 रुपए के हिसाब से है,
8 से मल्टीप्लाई किया, ₹320 आपका वेज होगा। अगर अब जैसे यहाँ सेकंड सिनेरियो है कि वर्कर वाई जो है वो 70 यूनिट्स ऑफ उस प्रोडक्ट का जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है यहाँ पे 70 है, और 50 या 50 के इक्वल या 50 से ज्यादा होगा तो 10 रुपए के हिसाब से वेज बनेगी आपकी। तो वेज रेट 10 रुपए के हिसाब से हो गया, तो 70 इंटू 10 करोगे दैट इज 700 हुआ। तो यहाँ पे जो इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो तो वॉयलेट हुआ ना, एक को 320 रुपए मिल रहा है, एक को 700 रुपए मिल रहा है। तो बस यही था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टूड। इससे आपको एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में अलग मतलब डिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगी, राइट। इससे आपको ये पता चल गया कि वर्कर एक्स क्या है, इनएफिशिएंट है, क्योंकि जितना उसको बोला गया था 50 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसने उतने टाइम पीरियड में 50 यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस किए। और इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो वर्कर वाई है वो एफिशिएंट है, क्योंकि उसने उसी टाइम पीरियड में उससे ज्यादा दिया हुआ एक्चुअल आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस किया, राइट। सॉरी, स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस किया, दैट इज 70 यूनिट्स। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस।